अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 611 के लेसन नंबर 6 को, एथिकल स्टैंडर्ड्स। टॉपिक हमारा 27 है, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें नंबर 1 है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। ये जनरल बात जो पहले भी हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। इसके अंदर चीज़ के जो क्लाइंट है उसकी इंफॉर्मेशन को दूसरों से जो है प्राइवेट रखना चाहिए, पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहिए, शाये नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इसकी ज़रूरत है कि अगर जो क्लाइंट है वो खुद परमिशन दे रहा है तो उसको पब्लिक किया जा सकता है। डिस्कसिंग द लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। बाज़ औक़ात बच्चे के पेरेंट्स को उसकी सिचुएशन के मुतालिक बताना ज़रूरी होता है। ये बच्चे की वेलफेयर के लिए ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करना है तो ये चीज़ शुरू में बताना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल वगैरह के ज़रिए आपका डाटा ले रहा है तो हो सकता है वो रिकॉर्ड भी कर रहा हो, और हो सकता है कि उसे वो पब्लिक भी कर दे, मतलब उसको पब्लिक किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग। थेरेपी के दौरान क्लाइंट की वॉइस या वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले थेरेपिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो क्लाइंट की इजाज़त ले। मिनिमाइजिंग द इंट्रूजन ऑन प्राइवेसी। रेलेवेंट इन्फो को ही सिर्फ रिकॉर्ड किया जाए, पूरी ज़िंदगी की कहानी या इररेलेवेंट चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तमाम हासिल की जाने वाली इन्फो को सिर्फ कंसल्ट लोगों के साथ ही शेयर किया जाए। टॉपिक 28 है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। इसके अंदर डिस्क्लोजर आ जाए। अगर थेरापिस्ट को लगे कि क्लाइंट जो बात कर रहा है वो एक क्रिमिनल एक्ट है या इसके फ्यूचर में दूसरे लोगों को नुकसान हो सकते हैं, तो इसे डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस से बच सकें। इस सूरत में क्लाइंट को बताए बगैर भी इन्फो को डिस्क्लोज़ किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ रेलिवेंट चीज़ को ही डिस्क्लोज़ किया जाएगा, बाकी जो इन्फो है उसको लोगों तक नहीं ले जाया जाएगा। कंसल्टेशंस। अगर किसी बंदे की आइडेंटिफिकेशन को हाइड रखना है लेकिन इसके मुतालिक दूसरी इन्फो को डिस्क्लोज़ करना है, तो इस तरह की इन्फो शेयर की जाए कि लोग इस बंदे तक ना पहुंच सकें और इसको आइडेंटिफाई ना कर सकें। यूज़ ऑफ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स फॉर डायडेटिक और अदर पर्पज। ऐसी इन्फो को शेयर ना किया जाए जिससे पर्सन को आइडेंटिफिकेशन हो सके पर्सन की। ये सिर्फ उसी सूरत में किया जा सकता है जब पर्सन खुद इसकी इजाज़त दे। अगर क्लाइंट की इजाज़त के बगैर इसकी इन्फो को पब्लिक किया जाए तो क्लाइंट इसके पास लीगल एक्शंस लेने का पूरा इख्तियार होता है। टॉपिक 29 है एडवर्टाइजिंग एंड अदर पब्लिक स्टेटमेंट्स। नंबर 1, अवॉइडेंस ऑफ फॉल्स एंड डिसेप्टिव स्टेटमेंट्स। अगर एक साइकोलॉजिस्ट किसी केस या इंडिविजुअल की मुकम्मल हिस्ट्री के बारे में ना जानता हो या इसकी रिलेटेड नॉलेज वीक हो, तो इसे चाहिए कि वो इस केस के मुतालिक रॉन्ग स्टेटमेंट्स पेश ना करें। अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास एक स्पेसिफिक फील्ड में आप एक स्पेसिफिक फील्ड में ट्रेन हैं, तो सिर्फ उसी के मुतालिक काम करें, किसी दूसरी फील्ड में ट्रेन होने का क्लेम ना करें। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तो में सर्टिफाइड हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में सर्टिफाइड होने का क्लेम ना करें। किसी पेशेंट को ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज ना करें। स्टेटमेंट्स बाय अदर्स। अगर कहीं पर साइकोलॉजिस्ट किसी को पे करके अपने काम की एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है तो इस चीज़ को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। सिर्फ वही चीज़ें क्लेम करें जो आप कर सकते हैं। टॉपिक 30 है हमारा नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग एंड अदर पब्लिक स्टेटमेंट्स। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्कशॉप्स, सेमिनार्स। एक साइकोलॉजिस्ट अगर किसी वर्कशॉप में फैसिलिटेटर के तौर पर जा रहा है तो ये इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इंश्योर करेगा कि इसके ऑडियंस कौन है, क्योंकि उसकी वर्कशॉप में मतलब वो क्यों आए हैं इसकी वर्कशॉप में और इन्हें यहाँ पर क्या ट्रेनिंग दी जाएगी। मीडिया प्रेजेंटेशन। साइकोलॉजिस्ट कभी भी प्रेजेंटेशन के दौरान ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकता जिससे जाहिर हो कि साइकोलॉजिस्ट और उसके उस पर्सन जिसके बारे में स्टेटमेंट दी जा रही है में इसके दरमियान कोई ताल्लुक है। ऐसा नहीं लगे कि इस शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल आप कह लें सपोर्ट को या पॉजिटिव रिव्यूज़। साइकोलॉजिस्ट जो खुद से लोगों से पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं ले सकता, अगर वो इस काबिल होगा तो लोग खुद इसे रिव्यूज़ देंगे, अच्छे रिव्यूज़ देंगे। वो ऐसा फोर्सफुली नहीं कर सकता। इन पर्सन सॉलिसिटेशंस। सॉलिसिटेशन पढ़ लें आप।
साइकोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो किसी ऐसे बंदे के साथ एंगेज ना हो जो आपको फेम दे, मतलब कि फेम के मकसद शोहरत हासिल करने के लिए किसी बंदे के साथ एंगेज नहीं होना चाहिए उसे। टॉपिक 31 है रिकॉर्ड कीपिंग एंड फीस। 6.1 में कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो अपने पेशेंट के मुतालिक डाटा रिकॉर्ड इस तरह मेंटेन करे कि अगर इसे बाद में इसकी ज़रूरत हो तो वो आसानी से इसको एक्सेस कर सके। तमाम डाटा को सॉफ्ट और हार्ड दोनों में जो फॉर्म्स में सेव करना ज़रूरी है। डाटा को ऐसे तरीके से रिकॉर्ड करें कि दूसरे प्रोफेशनल भी इसे आसानी से समझ सके। तमाम डाटा को लॉ के मुताबिक मेंटेन किया जाएगा। मेंटेनेंस, अच्छा 6.2 पॉइंट है, इसके अंदर वो कह रहा है कि मेंटेनेंस डिसेमिनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक वर्क। डाटा चाहे वर्क रिटन फॉर्म में हो या ऑडियो या वीडियो की शक्ल में हो, साइकोलॉजिस्ट इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। डाटा को मुख्तलिफ कोड की शक्ल में स्टोर किया जाए ताकि अगर कोई डाटा को हैक भी कर लेता है तो वो क्लाइंट की पर्सनल इन्फो या आइडेंटिफिकेशन तक ना पहुंच पाए। टॉपिक 32 है हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग एंड फीस के अंदर 6.3 है विद होल्डिंग रिकॉर्ड्स फॉर नॉन पेमेंट्स। अगर किसी क्लाइंट ने साइकोलॉजिस्ट को पे नहीं किया, इससे किसी इमरजेंसी में अपने मुतालिक इन्फो की ज़रूरत पड़ती है, तो साइकोलॉजिस्ट महज इसलिए कि इसकी इन्फो को अपने पास होल्ड नहीं कर सकता कि क्लाइंट ने इसे अभी तक पे नहीं किया। फीस एंड फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स। इलाज शुरू करने से पहले फ़ीस का डिसाइड होना ज़रूरी है। अगर क्लाइंट वक्त पर पेमेंट नहीं कर सकता तो इसे चाहिए कि वो थेरापिस्ट की टाइमली इन्फॉर्म करे। साइकोलॉजिस्ट को फ़ी लॉ के मुताबिक सेट करनी होती है। फ़ीस को कह रहा है कि फ़ीस को मिस प्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि किसी एडवर्टाइजमेंट में कम पैसे बताए और साइकोलॉजिस्ट एक्चुअल में ज़्यादा चार्ज कर रहा हो। अगर क्लाइंट पेमेंट नहीं करता तो इसे इसके खिलाफ लीगल एक्शंस लिया जा सकता है, लेकिन पहले क्लाइंट को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। बार्टर विद क्लाइंट्स और पेशेंट्स। बार्टर सिस्टम जिसमें चीज़ें आपस में एक्सचेंज कर ली जाती हैं, पैसों से खरीद ली जाती हैं। थेरापेटिक सेशंस, सॉरी, पैसों से चीज़ें नहीं खरीदी जाती, चीज़ें आपस में एक्सचेंज कर ली जाती हैं, एक चीज़ लेकर दूसरी चीज़ दे दी जाती है। थेराप्यूटिक सेशंस में बार्टर किया जा सकता है अगर वो लीगली ठीक हो। एक्यूरेसी इन रिपोर्ट टू पेयर एंड फंडिंग सोर्सेज। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कितनी इनकम ली गई, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को दी गई और कितना टैक्स दिया गया, इसमें कितना फ़ायदा हुआ। रेफरेंस एंड फीस। अगर मुख्तलिफ प्रोफेशनल को आपस में पेमेंट तकसीम करनी हो तो ये रेफरल की बुनियाद पर नहीं होगी, यानी जो क्लाइंट लेकर आएगा उसको ज़्यादा, ऐसा नहीं कि उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, बल्कि हर बंदे की कंट्रीब्यूशन के हिसाब से होगी। व्यूअर, ये था हमारा लेसन 6। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।